ओके एवरीवन, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। डे 3 है, करेक्ट। और हम लोग क्या कर रहे थे? कॉस्ट शीट कर रहे थे, करेक्ट है ना? तो कल हमने ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाया है। आई विल स्पेंड मोर 15 मिनट्स ऑन दिस फॉर्मेट। एक बार आराम से इस फॉर्मेट को गो थ्रू करते हैं और उसके बाद वी विल प्रोसीड विद सम सॉल्विंग, करेक्ट। ओके, तो हम लोग ये कॉस्ट शीट बना रहे हैं। मुझे बताइए कॉस्ट शीट क्या है? जैसे अकाउंट्स में एक ट्रेडिंग पीएनएल होता है, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में भी एक ट्रेडिंग पीएनएल होता है, बट उसका नाम ट्रेडिंग पीएनएल नहीं है, उसका नाम क्या है? कॉस्ट शीट। जैसे अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएनएल हमें क्या बताता है? प्रॉफिट। वैसे ही सेम टू सेम कॉस्टिंग में भी कॉस्टिंग के पर्सपेक्टिव से क्या प्रॉफिट है वो अगर समझना हो तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? कॉस्ट शीट। आपको याद है मैंने कल बोला था अकाउंट्स के हिसाब से एक प्रॉफिट बनता है, कॉस्टिंग के हिसाब से भी एक प्रॉफिट होता है, टैक्स के हिसाब से भी प्रॉफिट होता है, और अपन अपने हिसाब से भी नोशनल पकड़ते हैं, घर पे कुछ कैलकुलेट करते हैं, वो भी एक प्रॉफिट होता है। हर सब्जेक्ट का अपना कैलकुलेशन है, अपना गणित है, बराबर है। हमें तो प्राइमरीली कौन से दो सब्जेक्ट को अभी कंपेयर करना है? अकाउंट्स और कॉस्टिंग। अकाउंट्स का प्रॉफिट और कॉस्टिंग का प्रॉफिट दोनों अलग अलग क्यों आने वाला है? बिकॉज अकाउंट्स में कुछ ऐसे एक्सपेंस एंड इनकम है जो कॉस्टिंग में नहीं लिए जाते, एंड वाइस वर्सा। इसीलिए अकाउंट्स के हिसाब से जो प्रॉफिट आएगा और कॉस्टिंग के हिसाब से जो प्रॉफिट आएगा वो अलग अलग होगा। हमें आज से 2 महीने बाद एक चैप्टर को फेस करना है जिसमें रिकंसिलिएशन बना के देना पड़ेगा। जैसे बैंक रिको में हम कैश बुक और बैंक बुक का रिको बनाते थे, वैसे हमें यहां पर कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट और अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट का भी रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा। एक चैप्टर उसके ऊपर भी रिजर्व रखा गया है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आज अपने को ये देखना है कि कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट बनाना हो तो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था? अकाउंट्स का जो ट्रेडिंग पीएनएल होता है वो कैसा होता है? टी फॉर्मेट। टी फॉर्मेट मतलब एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। बट कॉस्टिंग का जो कॉस्ट शीट है वो वर्टिकल फॉर्मेट है, मतलब इसमें कोई डेबिट नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, सिर्फ एक ही साइड है, डेबिट साइड। तो कॉमन सेंस क्रेडिट साइड में हमेशा क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। तो एवरी टाइम द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम क्रेडिट साइड कम्स टू द डेबिट साइड, वो क्या हो जाएगा? लेस। तो आपको अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिखा तो वो भी लेस होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी दिखा तो वो भी लेस होगा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिखा तो वो भी लेस ही होगा। क्यों लेस होगा? क्यों लेस होगा? बिकॉज वो क्रेडिट साइड में है, जब वो डेबिट साइड में आएगा तो लेस हो जाएगा। परफेक्ट है। अब 3 चीजें हैं जो प्राइम कॉस्ट बनती है। कौन सी 3 चीजें हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे तो इस फैमिली को क्या कहा जाता है? प्राइम कॉस्ट। लेकिन प्राइम कॉस्ट के लिए आप जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कंसिडर करते हो तो इंपॉर्टेंट यह है कि हम पहले समझें डायरेक्ट मटेरियल कैसे कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल कैसे कैलकुलेट करना है? हमें परचेज से लेना देना है या कंजम्पशन से लेना देना है? कंजम्पशन से। जितना यूज हुआ है मैं तो वही कंसिडर करूंगा। तो कंजम्पशन अगर निकालना है तो क्या करना चाहिए मैंने? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, add purchases, add direct expenses, less closing stock of raw material, less scrap value of raw material, that will give me direct material consumed. इस तरह से मुझे मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मिलेगा। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट विल गिव मी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हमें कौन सा खर्चा जोड़ना है? फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा। ओवरहेड्स का दूसरा नाम क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री का खर्चा जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को ऐड करेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को लेस करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? क्यूरैप। क्यूरैप। तो क्यूरैप क्या है? क्यू का मतलब क्वालिटी, आर का मतलब रिसर्च, ए का मतलब एडमिन। एक मिनट, यहां पर एडमिन ओवरहेड्स जनरल है या प्रोडक्शन वाला है? प्रोडक्शन वाला है। और पी का मतलब है पैकिंग। पैकिंग कौन सा है? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। सेकेंडरी पैकिंग नीचे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो क्यूरैप के बाद हम स्क्रैप लेस करेंगे। यहां पर स्क्रैप होगा डब्ल्यूआईपी का, आरएम का नहीं। आरएम का स्क्रैप कहां पर आ चुका? पहले ही लेस हो चुका है। अरे यस और नो? यहां पर आपका दूसरा स्क्रैप है और हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो याद रखना है नेट फैक्ट्री कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाना है तो हमें क्या करना है? क्यूरैप को कंसिडर करना है। करेक्ट है। अब मुझे कौन बताएगा कल का इंपॉर्टेंट लास्ट 30 मिनट्स
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? यू कैन रेज योर हैंड्स, कम ऑन यार, हिंदी में क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैम? एब्सोल्युटली परफेक्ट, करंट ईयर में जो बनाया उसका कॉस्ट। क्या वो मुझे बेचना है कि नहीं बेचना है? बेचना है। बनाया काय को? बनाया ही है क्योंकि बेचना है। उसमें हम क्या ऐड करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। मतलब कहना इससे लास्ट ईयर बनाया बट नहीं बिका, तो मुझे करंट ईयर का वो ओपनिंग है। क्या मुझे वो बेचना है? वो भी बेचना है। लास्ट ईयर जो नहीं बिका वो भी बेचना है, और करंट ईयर में जो बनाया वो भी बेचना है। इसीलिए जब दोनों को ऐड करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अरे यस और नो, व्हाट इज अवेलेबल फॉर सेल? लास्ट ईयर का भी इज अवेलेबल फॉर सेल, एंड करंट ईयर का भी जो बनाया इज अवेलेबल फॉर सेल। लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ऑटोमेटिक इट विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एग्जांपल याद है चॉकलेट का? यस और नो? क्या नंबर्स लिए थे आपके पास? कितने चॉकलेट्स थे? 2। करंट ईयर में कितने बनाए? 6। टोटल कितने हो गए? 8। तो हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स अवेलेबल फॉर ईटिंग। लेकिन जब आपने फ्रिज में खोल के देखा और एक ही क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब क्या हो गया? 7 किसी ने खा ली। सेम फॉर्मेट इज वर्किंग यहां पर। ओपनिंग स्टॉक, add current year का cost of production, that will give you cost of goods available for sale, less closing stock, तो you will get cost of goods sold. Sorted है। उसमें you have to add 2 खर्चास। कौन सा 2 खर्चास? admin and selling। interest तो आपको मिल जाएगा total cost। सेल क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रॉफिट हमेशा क्या रहेगा? बैलेंसिंग फिगर। इज दैट करेक्ट एवरीबडी? अब एक बार बिना देखे मैं भी बोल देता हूं, आप भी मन में साथ साथ बोलते चलिए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड purchases, add direct expense, less closing stock of raw material, less scrap, that will give you direct material consumed, dm plus dl plus de, that will be prime cost। प्राइम कॉस्ट में यू विल ऐड फैक्ट्री का खर्चा, तो दैट विल बी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, दैट विल गिव यू नेट फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ऐड क्यू एप, क्यू का मतलब क्वालिटी, आर का मतलब रिसर्च, ए का मतलब एडमिन, पी का मतलब पैकिंग, और स्क्रैप लेस करेंगे, दैट विल गिव यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब करंट ईयर का, उसमें ऐड करना है लास्ट ईयर का मतलब ओपनिंग, दैट विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स available for sale, less closing stock, that will give you cost of goods sold, add admin, add selling, add interest, total cost and sales, the difference is your profit। एकदम sorted है यहां तक? एकदम क्लियर है? Are you ready with the format? Are you ready with your calculators? Yes। थोड़ा सा हम आज सॉल्विंग करेंगे। मुझे थोड़ा सा आपकी कैलकुलेटर पावर देखना है, किस स्पीड से आप कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। Yes, buddy. Question number 1. Everybody should be on the screen. I don't know, Abhi, see, again, I don't know how many people are that much serious and confident about their results, but जैसा मैंने बोला था 100-pager book has to be there, right? तो जैसा भी अभी आप जहाँ भी अभी लिखना चाहते हैं आपके हिसाब से करिए, मैं मेरे पॉइंट्स से बोलते जाऊंगा which I am trained to do, right? So the first question they say is, अच्छा मुझे मालूम नहीं आप लोग कैसे पढ़ते हैं फाउंडेशन में, व्हाट वी डू इन इंटर इज व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन देयर इज अ पेंसिल, हाइलाइटर, पेन इन हैंड, राइट? हम लोग बिना हाथ में कुछ लिए पढ़ ही नहीं सकते, पहले हाथ में कुछ लेना पड़ता है, ये कंपलसरी है, इसका एक स्टैंडर्ड रूल है, थोड़ा थोड़ा आदत हो जाएगा। और पढ़ते पढ़ते हमें बहुत सारी चीजें अंडरलाइन करते रहनी पड़ेगी। अंडरलाइन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है और हमें क्या कैलकुलेट कर रहा है। इंटर में होता ऐसा है कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और हम जवाब कुछ और दे देते हैं, तो प्लीज उसको अवॉइड करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि हम ऐसी कोई स्टूपिड गलती ना करें। तो एक बार देखेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, नंबर 1 दे से कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
एंड प्रॉफिट. देयर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू कैलकुलेट. आई होप यू अंडरस्टैंड. कल जाकर ऐसे भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है. प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ नहीं पूछा, बस बोला कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इतना सारा डेटा देके रखा. अब बच्चा ट्रेंड क्लासेस में इतने समय से पूरी कॉस्ट शीट ठोक देना है, फिर बाहर आके वो चिल्लाना होता है इतना लेंदी था पेपर, इतना लेंदी था. तो लेंदी रहेगा ना, तेरे को किसने बोला पूरा सॉल्व? इंस्टीट्यूट ने आपको बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सॉल्व करने का, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक की सॉल्व करने का. आपको मालूम है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहां खत्म हो जाता है? क्यूरैप. खत्म हो गया, उसके नीचे जाना ही नहीं था. I have heard many students which are very smart. They come outside and say, "Sir, question ने बताया ही नहीं कि FIFO से करना है, LIFO से." You remember opening stock आता है बाद में cost of production के बाद. क्यों बताएगी इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट को चाहिए ही नहीं कि आपको वो तकलीफ दे बोले. तो आपको ये पहले चेक करना है. इधर अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट दोनों पूछा है. अब प्रॉफिट पूछा है, इसका मतलब क्या आप मानते हैं हमें लास्ट तक जाना है? तो हमें तो इसमें पूरी तरह से नीचे तक पूरा सम सॉल्व करना है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक 1 मार्च रॉ मटेरियल का और एफजी का ओपनिंग स्टॉक दिया है, और फिर तुरंत बोला 31 मार्च रॉ मटेरियल और एफजी का दिया है. उसके बाद बोला है डब्ल्यूआईपी, और उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है. इसका मतलब आपके पास तीनों इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग है. इज दिस क्लियर? पक्का. बाजू में परचेज, सेल्स, वेजेस, फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग, स्क्रैप. क्वेश्चन खत्म हो गया. आरटीपी का क्वेश्चन है. अच्छा, ऐसा अब बुक में एवरीवेयर इट विल बी नोटेड डाउन. मुझे याद नहीं, 4-5 लोग अपने माता पिता के साथ जब मिलने आए थे तो वी ऑलवेज से दैट वी ऑलवेज फॉलो दिस 4 फाउंडेशन पिलर्स हैं हमारे: आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल एंड मॉक पास्ट ईयर पेपर्स. तो ये ऐसा है ना, मेरे बुक में वो आपको नीचे दिखते रहेगा कि ये क्वेश्चन कब आया है, कौन सा टाइम में आया और किधर आया. आप उसके हिसाब से उसको नोट कर सकते हैं. तो आपको भी एक क्लियर होते जाएगा कि क्या क्या चीजें हो गई, मेरा क्या क्या कवर होते चल रहा है. ठीक है, 2 मिनट्स टू यू. ये जो डिटेल्स दिए हैं और आपके पास एक फॉर्मेट बना हुआ है, फटाक से 1 मिनट में देख लीजिए कि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि वो फॉर्मेट में वो चीज कहां जाएगी. 1 मिनट टू यू. आप आराम से देख सकते हैं. आपको क्या लगता है वो चीज कहां जाएगी? क्या ये आपको ऑलरेडी पता है? यस एवरीबॉडी, सबको पता है कि वो चीज कहां जाएगी? ऐसी कोई आइटम मैं बताने वाला हूं. आई विल एक्सप्लेन. क्लियर है एवरीबॉडी? अब क्या आपको ये बताया इंस्टीट्यूट ने कि ये जो एडमिन खर्चा है ये कौन सा है? नहीं. जब जब क्वेश्चन नहीं बताएगा, इट इज ऑलवेज जनरल इन नेचर. तो क्या फॉर्मेट के राइट हैंड साइड में आपने एक पेज ब्लैंक रखा था? नोट नंबर 1, if nothing is mentioned in question about admin overheads, if nothing is mentioned about admin overheads, if nothing is mentioned in the question about admin overheads, and admin overhead has to be in inverted commas, if nothing is mentioned in the question about admin overheads should be in inverted commas, comma, then always assume it is admin overheads general. Then always assume it is admin overheads general. It is admin overheads general. अब ये एक पॉइंटर आपकी बुक में आ गया, करेक्ट है. अब आप ये कभी जीवन में भूलेंगे नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि आपको मालूम है कि हम जब कॉस्ट शीट बना रहे हैं माय फ्रेंड्स, एवरीबॉडी रिमेंबर्स राइट, देयर आर 2 एडमिन ओवरहेड्स. एक क्यूरैप में एक एडमिन आ रहा है और एक नीचे भी एडमिन आ रहा है. तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें कहां लेना है. ये सॉर्टेड है. नंबर 2, जो मैम में आप एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे कि सर ये जो स्क्रैप है ये किसका लूं, आरएम का लूं कि एफजी का, डब्ल्यूआईपी का? कुछ नहीं बोला तो वो डब्ल्यूआईपी का है, मतलब नीचे वाला स्क्रैप है.
तो सेकेंड नोट, नोट नंबर 2, if nothing is mentioned, if nothing is mentioned, if nothing is mentioned, we will consider it as sale of scrap falling under QRAP category. We will consider it as sale of scrap falling under QRAP category. परफेक्ट। अब ये ना एक चीज मुझे आपको बोलनी है, थोड़ा सा आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इंस्टीट्यूट ऑफ लेट, व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग इन द लास्ट 6 7 8 अटेम्प्ट्स, अभी आप देख रहे हैं ये कब का है, आप कहां पर थे मुझे नहीं मालूम, 7 years पहले। इंस्टीट्यूट ऑफ लेट इन द लास्ट 6 7 अटेम्प्ट्स हैव अवॉइडेड शोइंग सच काइंड ऑफ एम्बिग्विटी। मतलब वो ऐसा अभी कुछ अज्यूम करने जैसा रख ही नहीं रहे। उनको धीरे धीरे ये पता चल गया है कि द मोमेंट दे डोंट गिव अ स्पेसिफिक डिटेल, 1 लाख बच्चा 1 लाख अजम्पशन लेके भी सॉल्व करेगा, और उनके लिए ये बहुत बड़ा ट्रबल हो जाता है कि अब उसको हम कैसे चेक करें और क्या नहीं। तो ये जो पुराने क्वेश्चंस है यहां पर हम ऐसा लिख रहे हैं कि भाई अगर कुछ नहीं बोला तो हम ऐसा अज्यूम करना है, बट आप ये निश्चिंत रहिए कि आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है दे आर वेरी स्पेसिफिक एज टू ईच एंड एवरी डिटेल, क्योंकि उनको खुद को नहीं चाहिए कि अगर एम्बिग्यूटी रही, परफेक्शन से नहीं दिया रहा, तो हर बच्चा कुछ भी कुछ अजम्पशन से सॉल्व करेगा और इंस्टीट्यूट के पास रेनबो कलर के सॉल्यूशंस आ जाएंगे और उनको खुद को समझ में नहीं आएगा आप कौन सा सही और क्या नहीं। ओके, तो ये दो चीजें तो एकदम क्लियर हो गई। मुझे बताइए बाकी सारी चीजें क्या एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता है आपको कहां जाना है? तो अब आई गिव यू 2 minutes, मैं जितना बोलूं उतना ही करना है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग, एफजी का ओपनिंग, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग, एफजी का क्लोजिंग, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग और डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग अपने फॉर्मेट में जगह में पोस्ट कीजिए। 1 minute फॉर यू, स्टार्ट पोस्टिंग इट इन योर फॉर्मेट। 1 minute टू यू। अच्छी तरह से प्रॉपरली स्क्रीन पे बड़े अच्छी तरह से बोल्ड कर कर सारी चीजें हैं, फॉर्मेट के सामने बराबर से लिखना है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग, ओपनिंग रॉ मटेरियल के सामने। यस बडी, पोस्टेड। कैसा हैबिट है आपको, कॉमा डालते हो आप नंबर्स में? अगर नहीं डालते तो आज से डालना शुरू कीजिए। इंटर में अब धीरे धीरे जो नंबर्स है ना वो बहुत बड़े आने शुरू हो रहे, और इंस्टीट्यूट इंटर लेवल पे इंटेंशनली एक ही सम में कुछ थाउजेंड्स में रहेगा, कुछ रैक्स में रहेगा। आपको मैं बता दूं इंटर में मिलियन डॉलर्स में भी बहुत सारी चीजें होती है। आपको मिलियन डॉलर से करोड़ में फास्ट कन्वर्ट करते आता है क्या मैम? देखिए मुझे पेडिक्योर मेडिक्योर बाद में, मुझे बताइए मिलियन डॉलर से करोड़ में कन्वर्ट करते आता है क्या फास्ट? मिलियन मतलब कितना? 10 लाख। आज के बाद याद रखेंगे, आप जब बिग 4 के सपने अगर देख रहे हैं, आपको अगर जाना है इंटर्नशिप, तो वहां पे सब मिलियन डॉलर्स में ही रहता है। ओके, ऐसा नहीं सोचना है कि हम इंडिया में तो काय को, अपनी भारत की भी तो रूपी है, सो सब मिलियन डॉलर में रहता है। हम अकाउंट्स जब सीखेंगे तो देखेंगे सबको इंडियस के हिसाब से बनाना है बैलेंस शीट पीएनएल। ओके, तो मिलियन डॉलर्स के लिए क्या करना है? अभी रेट डॉलर का क्या चल रहा है? 85 पकड़े हैं, तो हमेशा क्या करना है? किसी ने बोला मेरे पास 5 मिलियन डॉलर है, 5 मिलियन डॉलर है, अब अपने को नहीं समझ रहा क्या करना है, तो फास्ट समझ लो 80 रुपीज डॉलर है, तो 8 मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, कितना होता है? 40 करोड़। क्या ये आपको समझ रहा है? आगे मैं धीरे धीरे आपको और बताऊंगा। आपको फिर से एक बार एक एग्जांपल बताता हूं। किसी ने बोला मेरे पास मेरा खर्चा 12 मिलियन डॉलर का हो गया, 12 मिलियन डॉलर। फिर से अगर डॉलर का रेट 80 चल रहा है तो 8 से मल्टीप्लाई करना है, 90 चल रहा है तो 9 से करना है, 85 चल रहा है तो 8.5 से करना है, और मिलियन डॉलर को हटा देना है और उसके जगह पे करोड़ लगा देना है। तो अगर 12 मिलियन डॉलर है और रेट अगर 80 चल रहा है तो 12 इंटू 8 कितना हो गया? 96। तो 96 करोड़ का ये खर्चा है।
ओके बाद में इतना टाइम रहेगा नहीं मिलियन में, अपन पहले उसको लैक्स में कन्वर्ट करें फिर डॉलर में करें। फास्ट मन में बात जब दो लोग करेंगे तो इस तरह से करेंगे। इज दिस क्लियर? तो हम लोग बहुत बार सुनते हैं, रील्स में देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, आई एम अ मिलियनर। तो अपने को लगता है यहाँ पर तो पूरे भारत में सभी मिलियनर है, 10 लाख किसके पास नहीं है, सबके पास ही है, घर रह रहे वही करोड़ का है। तो वो मिलियनर कॉन्सेप्ट उनके वहां से है। मिलियनर मतलब 1 मिलियन तो होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? डॉलर में होना चाहिए। तो अभी $1 मिलियन मतलब कितने हो गए? 8 करोड़। तो 8 करोड़ अगर अपने पास है तो अपन बोल सकते हैं आई एम अ मिलियनर। 10 लाख रुपए नहीं। ओके तो चिल्लाते फिरना नहीं हम हमारा पूरा खानदान मिलियनर है, नहीं। मतलब कर सकते हैं अगर 8 करोड़ या उससे ज्यादा हो तो। ओके परफेक्ट। एंड दैट अमाउंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन लिक्विड एसेट्स। ऐसा नहीं बोल सकते कि घर हमारा 3 करोड़ का है, जालना रोड पे है, और बंगला एक 3 का है, तो 3 और 3 हो गए 6, और 2 का एक हमारे वो गांव में एक जमीन है उसका। ऐसा नहीं, इट हैज टू बी लिक्विड एसेट्स। लिक्विड मतलब बटन दबाया तो 2 दिन में पैसा बाहर आना चाहिए। ओके जाने दीजिए। पहले ये क्या क्लियर है सबको? डाला कॉमर्स, लिख दिया आपने सारा। आशा करता हूं जो क्लोजिंग स्टॉक है आपने उसको ब्रैकेट में लिखा है। यस और नो नहीं लिखा है तो आपको याद है ना, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक क्या होने वाला है? लेस होने वाला है। तो वो आपने ब्रैकेट्स में डाला क्या? ये भी एक बार चेक कर लीजिए। नहीं डाला है तो अभी डालना पड़ेगा। ओके सर बढ़ जाए आगे। चलो नेक्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कम ऑन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के सामने 28,57,000। 28,57,000 प्लीज परचेज के सामने लिखिए 28,57,000। सॉर्टेड है। नेक्स्ट सेल्स है, सेल्स के सामने लिखिए लास्ट लाइन ऑफ द कॉस्ट शीट 1,34,00,000। कॉमर्स की हैबिट डालिए बड़ी, 1,34,00,000। नेक्स्ट वेजेस के सामने लिखिए 37,50,000। वेजेस के सामने 37,50,000। वेजेस के सामने 37,50,000। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स 21,25,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स 21,25,000। डन। एडमिन जनरल लास्ट में है, एडमिन जनरल 10,34,000। 10,34,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सामने 7,50,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सामने 7,50,000। एंड अंत में स्क्रैप ब्रैकेट्स में 26,000। स्क्रैप ब्रैकेट में 26,000, 26,000। सॉर्टेड। अभी मेरी हेल्प कीजिए, व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताइए। कम ऑन एनीबॉडी। यस 6 lakhs। परचेज है, कैरेज इनवर्ड है, क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 7,50,000। स्क्रैप है। कम ऑन टेल मी, सब लोग कैलसी पे। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना आ रहा है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना आ रहा है? 64,63,000। डायरेक्ट वेजेस दिया है कितना? आपने ऑलरेडी लिखा है डायरेक्ट वेजेस। आपने लिखा है ना, मैंने आपको पहले ही बोला था लिखने के लिए, नहीं लिखा है आपने? डायरेक्ट वेजेस नहीं लिखा, ये गलत आंसर है। फिर ये किसने बोला ये? भाई फिर से बोलो, डायरेक्ट मटेरियल कितना आ रहा है आंसर? 27 लाख। बाप रे 13 27,13,000। अब डायरेक्ट लेबर कितना है? 37,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंस जैसा कुछ था नहीं था, तो अब आप मुझे प्राइम कॉस्ट बोल सकते हैं। 64,63,000। चेक कीजिए सबका यहां तक ऐसा आ रहा है क्या? 64,63,000 आपका भी आ रहा है क्या? चेक कीजिए।
व्हाट अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड्स, बोलो कितना है सर? 21 लाख, 21,000, 25। तो ग्रॉस कितना आ रहा है? 85 लाख 88,000। ओपनिंग WIP and closing 14 lakh 22,000. So what is your net factory cost? 8422, right buddy? 84 lakh 22,000 you say? Okay. Is there Q wrap? No Q, no R, no A, but there is a scrap, right? How much? 26,000. No packing. Can you tell me my cost of production? ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG बताइए। तो पहले ऐड कर कर बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। वेरी नाइस। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 9,000, 3,09,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरी नाइस। एडमिन जनरल बताइए। 10,34,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। 7,50,000। Is there any interest? Can you give me the total? 1 crore 2,30,000। एंड मुझे जहां तक याद है आपको सेल्स दे के रखा था 1 crore 34 lakh, that's it, 34 lakh rounded. So you can get your profit buddy, come on. 31 lakh, परफेक्ट। चेक कर लीजिए एक बार आप लोग भी अपने आंसर्स को। चाहिए तो मैं पहले ये वाला बता दूं, सब लोग अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। यस बडी, चेक कीजिए सबके आंसर्स यही आ रहे हैं क्या, एंड बी रेडी विद द नेक्स्ट फॉर्मेट। सबका सेम फॉर्मेट है, सबका सेम आंसर है, चेक कीजिए एक बार। बढ़ जाओ आगे, किसी का बाकी है तो आई विल वेट फॉर यू। परिवार की तरह है हम, पक्का। डन। Question number 8. If you are putting the numbers, question number 8. सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्या है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग, FG का ओपनिंग
क्लोजिंग, फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर वेजेस, फैक्ट्री, एडमिन के आगे इस बार क्या लिखा है बडी? प्रोडक्शन, सेलिंग और सेल्स। क्वेश्चन कहता है करके बता। कैन यू डू दिस नाउ? कम ऑन, स्टार्ट पोस्टिंग इन द नंबर्स प्लीज। स्टार्ट पोस्टिंग द नंबर्स। ईच एंड एवरी डिटेल इज प्रॉपरली गिवन। हमेशा पहले रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और एफजी का ओपनिंग क्लोजिंग ध्यान से पोस्ट कर लेने का। और क्लोजिंग को हमेशा कैसे लिखना है? ब्रैकेट में। Posted all the numbers. Once the posting is done, then you only have to use your calcs and start getting numbers. Okay, okay, let's see. You done with the posting? प्रॉफिट आ रहा है, किसी का लॉस आ रहा है, किसी का प्रॉफिट आ रहा है। आइए देखते हैं क्या आ रहा है। यस बडीज, ओपनिंग स्टॉक बताओ कितना है? ओके, परचेजेस मैम 4,80,000. There is no direct expense, right? What is the closing stock? There is no scrap, right? Can you tell me what is the direct material consumed? 4,90,000. Direct labor 40. No direct expense. 7,30,000 prime cost. What about factory cost? 8,30,000. Opening WIP and closing. So like what, 8 lakh? There's no quality, there is no research, there is admin. 50. 8,77,000. Is there a scrap? No scrap. Packing 8,77,000. Opening stock of FG 90. So this comes to closing stock
एडमिन जनरल नहीं है, सेलिंग ओके, इंटरेस्ट टोटल 882 and what is your sales? Perfect. 2 minutes to you in case you want to check your answer. 2 मिनट आपके लिए, अगर आपको चेक करना है आपने जो लिखा और वो यहां पर जो है वो सही में क्या. अब आपको ये क्लियर हो रहा है व्हाट द फ्लो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज. 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. बस द ओनली थिंग दैट विल हैपन एज एंड व्हेन वी प्रोसीड फर्दर इज कि दे विल नॉट गिव यू अ डायरेक्ट अमाउंट फॉर अ पर्टिकुलर आइटम. तो वो घुमा फिरा के ऐसा बोलेंगे पीएफ कंट्रीब्यूशन, फिर देन यू हैव टू थिंक पीएफ तो किसका है, वर्कर का, वर्कर किधर है, डायरेक्ट वेजेस. इन दैट वे जो मैंने आपको कल भी बोला था, आई विल गिव यू अ लिस्ट कि ये इसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा, मैं पूरा खिलाएगा, यू ओनली हैव टू डाइजेस्ट. ओके एवरीबडी देख लीजिए पहले यहां तक किसी का कुछ बाकी है क्या. $1,18,000 इज द प्रॉफिट. इस बार स्पेसिफिक एडमिन ओवरहेड्स बोला था रिलेटेड टू प्रोडक्शन. डन मैम. एवरीबडी, किसी का बाकी है, कोई नंबर आपको चेक करना है. सॉर्टेड. डन मैम. बढ़ जाओ आगे. Question number 10, everybody. Question number 10, everybody. Focus on question 10, please. A nice question. The books of Adarsh present the following data for the month of April. This is a nice question. Direct labor is 17,500, जो कि 175% of factory overheads है. Cost of goods sold, excluding admin, is 56,000. ओपनिंग क्लोजिंग तीनों का दिया है, रॉ मटेरियल का भी, डब्ल्यूआईपी का भी और एफजी का भी. नीचे सेलिंग खर्चा दिया है, जनरल एडमिन खर्चा दिया है और सेल्स दिया है. क्वेश्चन कहता है करके बता. 1 minute to you, then we discuss together. What is a hidden adjustment there? Can you find out क्या hidden adjustment है? Which will stop you to come from up to down. Works overheads. ठीक है, वो तो डायरेक्टली दे रखा है कि भाई ठीक है, ओके दैट इज ओके. और थोड़ा सोचिए ना, ऊपर से हमें नीचे आना है. एक ऐसी आइटम है जो गायब है, आप वो करेंगे नहीं तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे. ऐसा सोचो, पहला क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है क्या, है. फिर क्या आता है, परचेज है क्या, खत्म हो गया, उधर ही गायब हो जाएंगे अपन. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही नहीं है. एक मिनट, पागल दिख रहे हैं वो आपको, वो खुद ही क्या पूछ रहे हैं, निकाल के दो. दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड, दे हैव ऑलरेडी स्टेटेड, परचेज ही गायब कर दिया.
बताइए, अगर ऊपर से नीचे नहीं आ सकते तो क्या बात है, मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं। तो अगर ऊपर से नीचे नहीं आ सकते तो नीचे से ऊपर तो आ सकते हैं। उसको हमारी स्कूल में टीचर क्या कहती थी, रिवर्स कैलकुलेशन। कुछ ऐसा रिवर्स कर सकेंगे क्या? लेट अस सी। अभी टाइम मीन के लिए परचेस गायब है, करेक्ट है। और क्या डिटेल्स दिया है? कोई मेरे को ये फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन पढ़कर बता सकता है? डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स। व्हाट इज माय फैक्ट्री ओवरहेड्स? इट्स अ सिंपल फिफ्थ स्टैंडर्ड इक्वेशन सॉल्विंग। तुमको नहीं आया तो मैं बाद रास्ते से पकड़ के एक बच्चा लाता हूं और उसको बोलूंगा सॉल्व करके दो। जल्दी बताइए। डायरेक्ट लेबर दे से इज 17,500 विच इज 175% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। $10,000। ओके, ऐसे नहीं आता, फालतू एग्जाम्पल देखो आता है। आपका वेट ये इसका 50% है और इसका वेट 100 है, तो आपका कितना है? फिर से हिंदी में बोलता हूं, आपका वेट इस लड़के का वेट का 50% है, ये लड़के का वेट 100 है, तो आपका वेट कैसे आया? अब यही है वो स्टेटमेंट, फिर से पढ़िए। वो कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर 17,500 है विच इज 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। यस और नो? तो क्या इक्वेशन बनाऊंगा मैं इधर देखिए। डायरेक्ट लेबर इज, क्या मैथमेटिक्स में इज मतलब इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लेबर इज क्या इज 175% of factory overheads, and direct labor they have given us 17,500, they say is 175% of factory overheads, therefore factory overheads is nothing but 17,500। 175% को इधर से इधर ला लो तो नीचे आ जाएगा, तो FOH is equals to, परफेक्ट। राइट हैंड साइड पे जगह छोड़ा है, नोट 1 बनाइए प्लीज। Calculation of factory overheads. Calculation of factory overheads. Underline and solve this. Calculation of factory overheads and solve this. Done to the solving part. चलिए, now what I want you to do is, जो जो हमारे पास है पहले उसको पुट तो करते हैं, देखते हैं आगे कैसे कैसे स्टोरी बनती है। ध्यान से सुनिए, मैं जो बोलूं उतना ही लिखना, ज्यादा शाना नहीं बनना। ओके, डायरेक्ट लेबर दिया है 17,500, लिखो डायरेक्ट वेजेस के सामने, डायरेक्ट लेबर के सामने 17,500 जो दिया है बस उतना ही लिखना है। डायरेक्ट लेबर के सामने आप लिखेंगे 17,500। क्या यहां तक बात क्लियर है? नंबर 2, क्या आपने अभी अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाला है? कितना है? 10,000। तो फैक्ट्री के खर्चे के सामने लिखिए 10,000। फैक्ट्री के खर्चे के सामने लिखिए 10,000। नंबर 3, COGS 56,000 they have clearly stated, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सामने 56,000 लिखना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सामने 56,000 लिखना है। नेक्स्ट, ओपनिंग क्लोजिंग तीनों का लिख लीजिए, 1 मिनट का समय। क्लोजिंग को हमेशा ब्रैकेट में लिखना। धन्यवाद। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग अच्छी तरह से 2 बार देखना चाहिए सारी चीजें। आज 2 बार देखने का गलती नहीं किया तो हो सकता है
हर 3 महीने देखना पड़े, इसीलिए अभी ही 2 बार देख लेना चाहिए। तो क्या ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग सारी चीजें देखिए आपने, साथ में बढ़े आगे। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सामने 3,500, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सामने 3,500, जनरल एडमिन 2,500, एडमिन ओवरहेड्स जनरल 2,500, सेलिंग के ऊपर ही है नीचे की तरफ, और आपका फाइनल सेल्स दिया है 75,000। ये सुनो ना, मुझे चाहिए कि आप मेरी मदद करें, मुझे भी सारा लिखना है। आई होप आपने कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया है वही किया है, करेक्ट। तो अगर बड़ी लेबर है 17,500, करेक्ट, आपने बोला फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 10,000, चलो ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है और क्लोजिंग 10,000, अच्छा। WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग, FG का ओपनिंग 17 एंड क्लोजिंग, सॉरी 19,000, 19,000, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 56,000, और एडमिन जनरल और सेलिंग और इंटरेस्ट नहीं है, और सेल्स 75,000। एक बार आपका और मेरा चेक कीजिए, आपने भी इतना ही लिखा है क्या और मैंने भी इतना ही लिखा है क्या? अगर आपका और मेरे में कोई 1-2 नंबर का एक्स्ट्रा डिफरेंस है तो मुझे तुरंत बताएं, फटाक से चेक करके बताइए। आपने भी इतने ही नंबर्स लिखे हैं ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 नंबर दिखने चाहिए आपके भी, मेरे भी 12 हैं। दिख रहा है क्या? प्रॉमिस। अब आपको याद है मैंने क्या बोला था? ऊपर से नीचे नहीं आ सकते तो नीचे से तो ऊपर जा सकते हैं, बट इधर देखिए ना स्क्रीन पे पहले, कैन आई से ये हमारा एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है, स्क्रीन पे देखते रहना है। तो हम यहां से ऊपर जरूर जाएंगे और यहां से नीचे तो जा ही सकते हैं। तो जरा फटाक से बताइए, COGS प्लस एडमिन प्लस सेलिंग प्लस इंटरेस्ट, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा 62,000, और मिल गया आपको आपका प्रॉफिट। बना लीजिए पहले नीचे का पार्ट, नीचे का पार्ट ऐसे बना लीजिए पहले कि भाई COGS से नीचे तो हमने पूरा आराम से सॉल्व कर लिया, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आ गया सबका 13,000 का प्रॉफिट आया क्या? और एक पेंसिल लेकर आपको बाजू में COGS को स्टार्ट पॉइंट बताना है और नीचे की तरफ एक एरो देना है कि हमने वहां से तो नीचे आराम से सॉल्व कर लिया। अब जहां पर स्टार्ट पॉइंट दिया है वहां से ऊपर एक एरो लिख ले और यहां पर लिखेंगे रिवर्स वर्किंग। रिवर्स वर्किंग, reverse working, perfect buddy. Now I hope you will use your common sense. When we go for a reverse working, additions will become subtractions and subtractions will become addition. ये सबको common sense है। इधर देखिए ना प्लीज मेरे के साथ स्क्रीन पे थोड़ा सा, buddy, everybody on the screen. So 56,000 if your COGS and this is your closing stock, come on, तो what will be your cost of goods available for sale? वेरी गुड, आपने क्या किया? आपने अभी ऐड किया 75,000, पहले मैं कर लूं फिर आप करेंगे। और अब यहां पर अगर ओपनिंग 17,600 है तो अब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? 57,400। स्क्रीन पे देखते रहिए। पैकिंग है क्या? स्क्रैप था क्या? एडमिन प्रोडक्शन है क्या? रिसर्च है क्या? क्वालिटी है क्या? फैक्ट्री कॉस्ट कहना से वही होगा 57,400। एम आई करेक्ट? बना लीजिए पहले इतना मेरे साथ, फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच जाइए 57,400। आपको चाहिए तो आप राइट हैंड साइड पे नोट टू डाल सकते हैं, व्हेन वी डू द रिवर्स वर्किंग एडिशंस विल बिकम सब्ट्रैक्शंस एंड सब्ट्रैक्शंस विल बिकम एडिशंस। ब्रैकेट में आप बोल सकते हैं कॉमन सेंस, बट लिखना है तो लिख सकते हैं, एक साल याद रखना है, बाद में छोटी छोटी चीजें भी हम भूल जाते हैं।
57,400 आपका फैक्ट्री कॉस्ट है क्या बडी? मेरे साथ हैं आप सब? ओके अब ये क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या करेंगे, ऐड या लेस? और ओपनिंग को? गिव मी माय ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। 61,400। 61,400 है और फैक्ट्री ओवरहेड्स 10,000 है, तो प्राइम कॉस्ट 51,400। डायरेक्ट एक्सपेंस नील है और डायरेक्ट लेबर 17,500, तो इसका मतलब आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 33,900। 33,900 तक बना लीजिए प्लीज। हो गया क्या सबका? 33,900 आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 33,900 हो रहा है। आशा कर रहा हूं सब अपने कैलसी पे कर रहे हैं। फुकट का आंसर कभी पछता नहीं है। हाँ किसी ने दिया और अपन ने चुपचाप से लिखा, बाद में बहुत ट्रबल होता है। अभी ही कर लेना चाहिए, 2 मिनट ज्यादा लगा तो चलता। क्या प्राइम कॉस्ट में से आपने डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट लेबर लेस किया तो आपको ऑटोमेटिकली डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 33,900 एवरीबडी। एंड ऑब्वियसली अब आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, आपका परचेज। बना लीजिए प्लीज। 33,900 में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करने का, ओपनिंग स्टॉक को लेस करने का, तो आपको मिल गया आपका परचेज विच इज 36,500। नोट 2 अगर आपको डालना है तो आप लिख सकते हैं रिवर्स वर्किंग एडिशंस विल बिकम सब्ट्रैक्शंस एंड सब्ट्रैक्शंस विल बिकम एडिशंस। आई डोंट वांट एनी ट्रबल एक साल बाद। अब भी लिख लिया हुआ, छोटा छोटा चीज जो आज हमें स्टूपिड लगता है, मजाक लगता है, कार्टून लगता है, वो बाद में बहुत बड़ा हो सकता है। 6 सब्जेक्ट है। आई ऑलवेज से मेक नोट्स बाय नॉट स्टेइंग इन प्रेजेंट। यू हैव टू थिंक क्या ये चीज मेरे को एक साल बाद याद रहेगा क्या? आज अपने को बहुत फनी लग रहा है बट वो एक साल बाद के पर्सपेक्टिव से नोट्स बनाना है कभी भी, कि जैन में जब खोलेंगे क्लास खत्म हो जाएगा, बाद में मेरे को याद रहेगा क्या? कौन बताएगा मेरे को कि रिवर्स था तो ऐसा हुआ? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वैसे ही बनाया जाए। तो लिखना है तो लिख सकते हैं, रिवर्स वर्किंग में एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है। क्या ये बात आप सबको एकदम क्लियर है? परफेक्ट बडी। आपने ऐसा रिवर्स भी लिख दिया, जब आप रिवाइज करोगे बाद में मालूम पड़ेगा कैसे आया, कहां से आया। भैया हम नीचे से गए और हमने यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट डाला है कि हमारा सीओजीएस स्टार्ट पॉइंट है, हम वहां से नीचे गए और वहां से ऊपर की तरफ चले गए। क्या ये बात सबको क्लियर है? 2 फॉर्मेट मुझे बनाने हैं। 10 मिनट्स टू यू, कम ऑन स्टार्ट प्लीज। 2 फॉर्मेट्स और बनाने हैं। आई गिव यू 10 मिनट्स। 2 फॉर्मेट्स अच्छा बनाइए, प्रेजेंटेबल बनाइए। 10 मिनट्स टू यू। सबका हो गया है? हाथ दुख रहा है क्या? होता है, अब उम्र भी हुई है ना। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। मोर 1 मिनट। Yes, those people who are done, question number 12, can you quickly calculate? Can I say it's an exact replica of the question that we have done अभी ही 15 मिनट पहले? क्या आप मुझे इसमें फिर से फैक्ट्री ओवरहेड्स का कॉस्ट निकाल के दे सकते हैं? कम ऑन क्विक। नोट 1 और राइट हैंड साइड में डालिए और जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। डायरेक्ट लेबर इज 120% of FOH. And direct labor, buddy, these people have given you 1,20,000. तो FOH is equals to how much?
1 lakh is the correct answer. Note 1. Solve it and quickly start posting the numbers. You already have all the numbers in place. This was a question that was asked exactly after Corona, Jan 2021. Factory overheads is 1 lakh, labor is 1 lakh 20, रॉ मटेरियल WIP और FG का ओपनिंग क्लोजिंग दे के रखा है, सेलिंग एक्सपेंस दिया है, जनरल एडमिन दिया है. बताइए इसको भी वैसे ही कैसे रिवर्स जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा. कैन आई से सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स से ऊपर क्या आता है? इंटरेस्ट, सेलिंग और जनरल. तो आपको COGS मिलेगा एंड देन यू हैव टू गो अप अप अप. तो पूरा रिवर्स गेम है इस बार. कम ऑन, वन मोर क्वेश्चन टू प्रैक्टिस रिवर्स वर्किंग. पहले जो नंबर बोर्ड पे दिख रहे हैं पोस्ट करना शुरू कीजिए. कॉस्ट ऑफ सेल्स के सामने 4 लाख लिखिए प्लीज. कॉस्ट ऑफ सेल्स के सामने 4 लाख रुपए, सेल्स के सामने 5 लाख रुपए. कॉमन सेंस. तो 4 लाख और 5 लाख का डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया. कैलसी यूज नहीं करना है, पाप लगेगा. प्रॉफिट आपका आ रहा है 1 लाख रुपए. सेल्स है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 4 लाख, तो डिफरेंस है 1 लाख का प्रॉफिट. डायरेक्ट लेबर 1 लाख 20, फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 लाख बड़ी. ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल WIP एंड FG अच्छी तरह से देख के पोस्ट कीजिए. क्लोजिंग स्टॉक्स को नेगेटिव लेना है. Everybody posted the numbers. चलो मेरे को एक बार बोलो, मुझे भी करना है. यस बड़ी. सेल्स कितना है? 5 lakhs और कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 4 lakhs, करेक्ट? तो ये जो 1 लाख था ये आपका हो गया प्रॉफिट. इंटरेस्ट नहीं है. बड़ी सेलिंग है ना? एडमिन जनरल, तो ऑटोमेटिक आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा? रिवर्स जा रहे हैं हम, करेक्ट? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG तो ये हो जाएगा 4,20,000. गोइंग अप अप अप. ओपनिंग स्टॉक 50,000 तो 3,70,000. पैकिंग कॉस्ट है क्या? स्क्रैप, एडमिन, रिसर्च 3,70,000. कम ऑन, इतना पहले बना लीजिए अगर कोई पीछे रह गया है तो. कोई अगर पीछे रह गया है तो इतना बना लीजिए.
नहीं रह गया है तो कोई बात नहीं, तुम ही तुम हो। डन बडी यहां तक? ओके, क्लोजिंग WIP, कम ऑन। 30, ओपनिंग, सो ग्रॉस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, लेबर, तो 1 लाख, स्क्रैप नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक 20, कैरेज इनवर्ड नहीं है, ओपनिंग मिल गया, परचेज बना लीजिए प्लीज। आराम से बना लीजिए, 1 मिनट टू यू। जिनका हो गया अपने अपने भगवान का नाम ले। पानी ब्रेक ले लीजिए सर। 1,65,000 परचेजेस आ रहा है सबका। किसी का कुछ अलग आ रहा है तो मुझे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपका गलत है। सबका ये आ रहा है। क्वेश्चन 11, अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, कुछ नया कुछ अच्छा। क्वेश्चन 11 जब भी आप अपने बुक में भी डालें वहां भी 3-4 स्टार मार्क्स दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बडी, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, लेट मी रीड। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है रॉ मटेरियल, WIP और FG, और मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं कि FG के ब्रैकेट में ये कुछ दिया हुआ है। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दिया है रॉ मटेरियल, WIP और FG, और मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं कि यहां पर FG के क्लोजिंग में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। रॉ मटेरियल परचेज दिया है और उन्होंने बोला है द GST दैट इज पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेस्ड, और ब्रैकेट में ये बोला है ITC अवेलेबल। ये क्या है देखेंगे। वेजेस है, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज है, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग ऑफ ऑफिस स्टाफ है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, और यहां पर बोला है टोटल मशीन आवर्स 21,600 था, जहां पर आवर 8 रुपए है। यूनिट सोल्ड 1,60,000, unit produced 1,94,000. The question says if I want a profit of 15% on sales, can you tell me what is my profit? अब मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, ये जो सामने आपके मैंने डेटा रखा इतना, आपको मुझे डेटा को देखकर, अच्छा टू बी वेरी स्पेसिफिक आई विल स्टार मार्क फॉर यू दिस दिस एंड दिस पार्ट, द यूनिट सोल्ड एंड यूनिट प्रोड्यूस्ड, और ये जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है। कौन बता सकता है मेरे क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स अभी भी पड़े हैं? एकदम आराम से आपको बताना है मेरे क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी कितने यूनिट्स पड़े हैं। इट इज एज सिंपल एज अ 5th स्टैंडर्ड क्वेश्चन। मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं, ओपनिंग 10,000 है, बेचे 1,60,000 है, और बनाए थे 1,94,000। तो आपके पास अपने क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स होंगे? यू हैव टू रेज योर हैंड्स, यू कैन नॉट शाउट। यस राजपूत मैम।
आपने घर पे 1,94,000 दिख रहा है आपको यहां पे, उधर कुछ भी मत देखिए, आपको आएगा मैम, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में से टेंशन मत लीजिए, नहीं भी आया तो हमारे यहाँ पे ऐसा उठक बैठक कुछ नहीं होता है। ओके, 1,94,000 यूनिट्स आपने बनाए, कब बनाए? अभी। और पिछले साल 10,000 हमारे पास अभी भी पेंडिंग है, तो आपके टोटल कितने हुए? ए, यस मैम, ट्राई कीजिए। आपने 1,94,000 बनाए और 10,000 पहले से पड़े आपके पास, तो टोटल कितने हो गए? कैलसी नहीं है क्या? ओके, कोई बात नहीं दादा। अच्छा, डायरेक्ट आंसर ही दे दिया तुमने, कितना क्यूट है, अब रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे तुझे। 2,04,000 बराबर है, हमारे पास पहले से 10,000 पड़ा है और हमने अभी अभी कितना बनाया? 1,94,000, तो हमारे पास टोटल कितना है? 2,04,000। और हमने बेचे कितने? इसका मतलब हमारे घर में कितना बचा? खत्म हो गया। अब आप बोलेंगे काय को निकालने का है ये? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो हमें दे रखी है क्या? दे रखी है क्या? नहीं दी है, राइट। हमें अब ढूंढने पड़ने वाली है क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यू रहेगी। बट क्या आपको ये पहले समझ में आया कि मैंने कैसे निकाला? एवरीबडी यस और नो? जो बच्चों का फाउंडेशन हुआ नहीं है, या तो हुआ है बट ना के बराबर हुआ है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज नथिंग बट क्वांटिटी सोल्ड। इट्स अ सिंपल, जीवन का है ये कि ओपनिंग प्लस जो एक्स्ट्रा बनाया माइनस जो घर में बच गया, इसका मतलब बाकी का सब क्या हो गया? बिक गया। तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या डिटेल्स थी? बेचा 1,60,000, बनाया 1,94,000, ओपनिंग है 10,000, तो इसका मतलब क्लोजिंग हमारे पास नहीं था, हमने ढूंढ लिया। करेक्ट है। सबसे पहले नोट 1, और ये मुझे हमेशा से चाहिए, आपके पास ये रहना चाहिए, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, दैट विल गिव यू क्वांटिटी सोल्ड। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, दैट विल गिव यू क्वांटिटी सोल्ड। और उसी के नीचे ये नंबर्स डालकर आप मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकाल कर दीजिए, which comes to how much? 44,000। एकदम परफेक्ट। क्या ये आपने स्टेटमेंट लिख दिया, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग विल गिव यू क्वांटिटी सोल्ड। अभी धीरे धीरे कल भी हम जब क्वेश्चंस करेंगे, ये बहुत बार पॉपअप होगा अभी, तो ये याद रखना है कि ये कैसे निकाला हमने। ये इक्वेशन आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं, ये जबकि हमारा सीए फाउंडेशन इन्वेंट्री में काफी बार हो चुका है, बट कोई बात नहीं, हमें तो वैसे भी कॉमन सेंस से पता ही है कि जितना हमारे पास पहले से था प्लस हमने और बनाया और माइनस जो क्लोजिंग बचा है, इसका मतलब बाकी का सब क्या हो गया? बिक गया। क्या ये सॉर्टेड है? नंबर 2, कितने लोगों को ये पता है आईटीसी जीएसटी? कितने लोगों को पता है? किसी को पता है ये क्या होता है कंसेप्ट? एनीबडी? नहीं? ओके, स्क्रीन पे देखिए प्लीज। ये मैं हूं। एक होता है सेल्स, एक होता है सेल्स, और एक होता है कॉस्ट। सी आई एम नॉट एन जीएसटी टीचर, बट मैं आपको बेसिक फंडा मेरे को सब्जेक्ट के जो ओवरलैपिंग है बता रहा हूं, ठीक है? तो मेरे को सेल करना है और मेरे को खर्चे करना है और प्रॉफिट घर लेकर जाना है। इज दिस क्लियर? नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने सबको बोला है कि जब भी आप बेचो, आपके कस्टमर से आपको जीएसटी कलेक्ट करना है और हमें भरना है। अभी ये व्यक्ति ने सीए इंटर के लिए मेरे पास एनरोल किया, तो मैं बोलूंगा मेरी फीस इज 100 प्लस 18% जीएसटी, so you should give me 180. This is a basic rule,
राइट? इसमें 100 मेरा है और 18 सरकार का है, भरना तुझे ही है पूरा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? मेरी फीस कितनी है 100, बट मैं 18% जीएसटी तुझसे एक्स्ट्रा लेगा, मुझे लेना ही पड़ेगा, और मैं फिर वो 118 मेरे बैंक में आएगा, 100 तो मैं मेरे पास से रखेगा, 18 में सरकार को जमा कर देगा। ये सिंपल रूल है। अब सरकार ये कहती है यार कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तूने कुछ खर्चे भी करे होंगे। मैंने बोला हाँ। बोले क्या खर्चे किए? ये बुक कवर्स मैंने खरीदे, 50 रुपीज मेरे को इसके लगे, राइट? और इस 50 रुपीज जो मेरे को बुक कवर्स पे लगे हैं, जिसने मुझे बेचा है उसने भी मुझसे जीएसटी लिया होगा, उस पर उसने मुझसे जीएसटी लिया है 9 रुपीज, तो उसने मुझे बिल दिया था 59 रुपीज का। मैंने 59 रुपीज पे किए, तब जाकर ये बुक कवर्स आए हैं। फिर मैंने ये एसी लगाया हुआ है, एसी है 20 रुपीज का, लेकिन एसी जिसने मुझे बेचा ना वो भैया ने भी मुझे जीएसटी लगाया। वो जीएसटी कितना लगाया? 5 रुपए। मैंने एसी का बिल कितना चुकाया? 25। अब ये जो बुक्स है ये भी मुझे लग रहे हैं, एसी भी मुझे लग रहा है। क्यों? बिकॉज आई वांट टू प्रोवाइड अ सर्विस। सो द गवर्नमेंट सेज एक काम कर, तूने स्टूडेंट से कितना जीएसटी लिया? 18। जो तुझे मुझे देना है, ये कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट कह रहा है। लेकिन गवर्नमेंट कह रहा है मैं मानता हूं कि सर्विस देने के लिए तूने भी लोगों को जीएसटी पे किया है। मैंने एसी पे कितना जीएसटी पे किया है? 5। और बुक्स कवर्स पे कितना पे किया है? 9। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मुझे सरकार को सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए ही जीएसटी देना है। करेक्ट? मॉरल ऑफ द स्टोरी इंग्लिश में, वॉट एवर द जीएसटी दैट आई कलेक्ट ऑन माई सेल्स is actually payable to government, but before I pay I can take a set off of the GST that I've paid on my assets, on my expenses. मैं set off लेकर सिर्फ उतना ही पे करेगा। कल जाके आपके दिमाग में ऐसा आता है कि सर what if the total GST that you have paid is 19 -9 -10, तो फिर ये -1 हो गया, तो क्या आप सरकार से पैसे लेंगे? सरकार से पैसे नहीं लेने होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? क्योंकि यहां पर मैंने आपसे जीएसटी कलेक्ट कम किया है और मैंने तो ज्यादा भर दिया, तो ये मेरा -1 जो है ये अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगले महीने जब मेरी लाइबिलिटी 5 आएगी तो सरकार कहेगी मुझसे 1 लेना था ना, सेट ऑफ कर दे, मुझे 4 दे देना। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब कुछ लोग ये जो जीएसटी है, ये जो सेट ऑफ ले रहे हैं, इसको कहते हैं आईटीसी, और सी का यहां पर मतलब है क्रेडिट। हम सेट ऑफ ले रहे हैं ना उसका, मैं एलिजिबल हूं सेट ऑफ के लिए। कुछ लोग सेट ऑफ के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। सर ऐसे कैसे आप एलिजिबल और कुछ नहीं है? ये इतना कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग है ना, इंडिया में सबको करना पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? उनका टर्नओवर ही नहीं होता। तो जीएसटी में गवर्नमेंट ने रूल बनाया, एक काम करो, तुम क्या करो, 100 का सेल्स है ना, कस्टमर से सिर्फ 5 ही रुपए का जीएसटी लो और सीधा मुझे भर दो। और उससे क्या होगा? वो एसी का जीएसटी क्या भरा वो नहीं देखने का, बुक का कवर है वो नहीं भरने का, ये बोर्ड लिया, फर्नीचर लिया, तूने जिसको जिसको जो जो जीएसटी दिया है उसका कोई सेट ऑफ रखना नहीं, कोई अकाउंटिंग रखना नहीं, कोई दिमाग में ऐसा अच्छा गुड बैड कुछ भी थॉट नहीं रखना। बस कस्टमर से कितना लेना है? 5, और हमको डायरेक्ट भर देना है 5। ये एक ऑफर है और ये एक ऑफर है जिसमें ज्यादा जीएसटी लेना है लेकिन सेट ऑफ मिलेगा, और एक ऐसा है जिसमें कम जीएसटी लेना है पर कुछ भी सेट ऑफ नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? सो आप बोलेंगे सर ये वाला ही अच्छा है ना, हमको भी कहीं को 18% जीएसटी लगाते, हमें भी 5 ही लगाइए, हमारा भी काम सस्ते में हो जाएगा, आपको भी अकाउंटिंग करनी नहीं पड़ेगी। ये मेरे हाथ में नहीं है। जीएसटी लॉ में लिखा है अगर एक टर्नओवर 2 करोड़ 5 करोड़ के ऊपर क्रॉस होता है तो ये वाली स्कीम आपके लिए बंद है। अब आपको कस्टमर से जबरदस्ती ज्यादा ही जीएसटी लेना है, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग भी करनी है, सेट ऑफ भी लेना है और फिर भरना है। ये जो चिंटू स्कीम है ये सिर्फ चिंटू लोगों के लिए, जिनका टर्नओवर 1-2 करोड़ के ऊपर जा नहीं रहा, वो लोग ये वाला स्कीम को फॉलो करो। कोई सेट ऑफ वेट ऑफ का नाटक नहीं, और कस्टमर से भी ज्यादा जीएसटी मत लो, छोटा सा लो, छोटा सा सीधा पे कर दो। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं ये वाला कैटेगरी में होता तो आप क्या मानते हैं, एसी पर जो मैंने जीएसटी भरा मैं उसका सेट ऑफ नहीं ले सकता।
कवर पे जो मैंने जीएसटी भरा मैं उसका सेट ऑफ नहीं ले सकता। जब हम सेट ऑफ नहीं ले सकते तो सामने वाला बोलता है आई डू नॉट हैव द परमिशन टू टेक क्रेडिट, आईटीसी मेरे लिए नहीं है, आईटीसी मेरे लिए नहीं है। तो ऐसे समय में क्या होगा, मेरे बुक कवर्स की कॉस्ट 59 ही मैं कंसिडर कर लूंगा जीएसटी के साथ। आज मैं ये क्रेडिट ले सकता हूं ना, कोई मुझे पूछता है ना कि ये एसी कितने में लिया, तो मैं कहता हूं अरे मैंने तो ये 30 में लिया। कोई बोलता है झूठ मत बोल 40,000 का है, मैं कहता हूं 40 तुमको गिर रहा है, मैं तो 10,000 का सेट ऑफ लेने वाला हूं ना। मैंने तो स्टूडेंट से 10 लाख का जीएसटी लिया है, मैं 10,000 का सेट ऑफ लेने वाला हूं, तो मेरे को तो वो एसी कितने में गिरा, 30,000 में। बट अगर कोई वो कंपोजिट स्कीम चिंटू स्कीम में तो वो एसी सामने वाले को कितने में गिरा, पूरा 40,000, क्योंकि वो तो 10,000 का सेट ऑफ ले ही नहीं सकता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिसको आईटीसी अवेलेबल है अब वो उसकी कॉस्ट नहीं है क्योंकि वो उसका सेट ऑफ ले सकता है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 44 लाख ही रहेगी। बट अगर जीवन में कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया आईटीसी नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल मतलब मैं ये जो जीएसटी मैंने रॉ मटेरियल खरीदते वक्त भरा है इसका सेट ऑफ नहीं ले सकता, और सेट ऑफ नहीं ले सकता तो फिर इसका मतलब मेरा रॉ मटेरियल मुझे महंगा गिरा। मेरा रॉ मटेरियल मुझे कितने में गिरेगा, 1 करोड़ 44 लाख प्लस 7,20,000। इज दिस क्लियर? सो नॉर्मली लोग रटाते हैं, ऐसा बोलते हैं जीएसटी अवेलेबल डोंट ऐड इन द कॉस्ट, जीएसटी नॉट अवेलेबल ऐड इन द कॉस्ट। बट क्यों, ये आपको समझ में आया? जब मेरे को सेट ऑफ नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो मेरे को डेबिट करना पड़ेगा। तो आपको याद है ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेजेस, उसमें मैं पूरा बिल का अमाउंट डाल दूंगा, पूरा बिल का अमाउंट डाल दूंगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? बट अगर मैं क्रेडिट ले सकता हूं तो मैं पूरा बिल का अमाउंट परचेज में नहीं ले सकता। सरकार कहती है खर्चा भी पूरा लेगा क्या? खर्चा भी कितना ले रहा है? यहां पे खर्चा हम कितना ले रहे हैं, 50 का कवर था, 9 रुपीज का जीएसटी था। सरकार कह रही है मैं तेरे को 9 रुपीज का सेट ऑफ दे रहा हूं ना, तो यू शुड रिकॉर्ड योर परचेज एट 50 ओनली। सरकार ये कहती है एसी कितने का लिया, 25 का, बट तेरे को 5 का सेट ऑफ दे रहा हूं ना, सो द डेप्रिसिएशन दैट यू शुड टेक शुड नॉट बी ऑन 25 बट ओनली ऑन 20। डबल मजा नहीं ले सकते कि डेप्री भी 25 पे लेगा और उसमें 5 का भी क्रेडिट लेगा, एक ही हो सकता है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो चिंटू स्कीम में वो सेट ऑफ नहीं ले सकते, तो फिर वो क्या करते, पूरा 25 रुपए का फिक्स असेट बताएगा और डेप्री भी किस पे लेगा, पूरे 25 पे। जो ये 5 का सेट ऑफ ले रहा है वो 25 पे डेप्री नहीं ले सकता, उसे 20 पे ले सकता है क्योंकि उसको इफेक्टिवली 20 में गिरा है। 5 तो आप सेट ऑफ लोगे ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आईटीसी अवेलेबल है, नेवर ऐड इन द कॉस्ट। Why not add in the cost? Because you are getting that benefit. But if ITC is not available, then you should add in the cost. Because अब यार मेरे पास तो उसका सेट ऑफ का फायदा नहीं है, तो मेरा तो कॉस्ट बढ़ ही जाएगा। Is this clear? Everybody पक्का? So the next note that I want to put is, if GST is given, and then you can underline. If GST is given, and then you can underline. If GST is given, and then you can underline and then just take out 2 arrows out of it ना, ये ऐसा GST is, उसमें से ऐसे 2 arrows बनाइए। लेफ्ट हैंड साइड वाले एरो में लिखिए ITC is available, ITC is available, ITC is available। और राइट हैंड साइड में लिखिए ITC is not available, not available। If ITC is available, you should write यहां पर एरो डालकर never add it in the cost, never add in the cost, never add it in the cost। And if ITC is not available, write वहां पर always add in the cost, always add in the cost। एकदम परफेक्ट एवरीबडी, यस और नो? सो यहां पर आपको ये आईटीसी वाला सॉर्टेड है पक्का। अब इधर देखिए, ये ऑफिस एंड एडमिन किस में जाएगा, कौन बताएगा? एडमिन जनरल, एडमिन जनरल, 1 मिनट। और ये ट्रैवलिंग का खर्चा है, अगेन किसका है? तो ये भी कहां जाएगा,
एडमिन जनरल। अभी यह धीरे धीरे क्वेश्चन आपको डीपर लेके जाएगा कल। अगर ये ऐसा बोलते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, तो फिर सेल्समैन क्या काम करता है? सेलिंग का, तो फिर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस किसका है? ऑफिस स्टाफ का है, तो ये ऑफिस के ही खर्चे में जाएगा। एक मिनट, तो ये भी एओएच जनरल है, ये भी एओएच जनरल है, और ये किधर जाएगा? एसओएच। क्या ये एकदम क्लियर है? तो एक मिनट, जब भी क्वेश्चन में मल्टीपल आइटम्स एक हेडिंग में जाएगा, स्टैंडर्ड कहता है, आईसीआई कहता है, आपको उसका एक वर्किंग नोट तो बनाना पड़ेगा। तो नोट 3 कैलकुलेशन ऑफ, Note 3 calculation of admin overheads general, calculation of admin overheads general, and underline, and you can write these two items: office and admin 26,52,000. The number should be on the extreme right hand side, एक के नीचे एक, office and admin extreme right hand side 26,52,000. And one more item, traveling expense 1,21,000. 1,21,000. Take a calci and do the addition. Calci लीजिए और ऐड कीजिए प्लीज। ये दोनों का एडिशन कितना हो रहा है? 27,73,000। यस और नो? जाइए अपने फॉर्मेट में और एडमिन जनरल के सामने लिख दीजिए। एडमिन जनरल के सामने फॉर्मेट में लिख दीजिए, नीचे रहेगा एडमिन जनरल 27,73,000, है ना? आपने यही बोला राइट? क्या ये दो आइटम्स क्लियर हो गए बडी? सेलिंग एक्सपेंस, कम ऑन, एसओएच के सामने लिख दीजिए 6,46,000। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सामने लिख दीजिए 6,46,000। परफेक्ट, लिख दिया। स्टार्ट से चलें। मुझे बताइए, रॉ मटेरियल का ओपनिंग, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग और एफजी का ओपनिंग लिख दीजिए प्लीज। प्रॉपरली देखकर, रॉ मटेरियल का ओपनिंग, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग और एफजी का ओपनिंग। अमाउंट को प्रॉपर हेडिंग के सामने लिखें। धन्यवाद। कम ऑन, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दीजिए। रॉ मटेरियल के सामने, डब्ल्यूआईपी के सामने और एफजी के सामने तो कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि दिया ही नहीं तो क्या लिखेंगे? वो ढूंढना है हमें, हम ढूंढेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी का भी क्लोजिंग स्टॉक, एफजी के सामने कुछ भी नहीं लिखना है। परफेक्ट। रॉ मटेरियल परचेस, बढ़िया, आप 1,44,00,000 लिखोगे कि उसमें 7,20,000 भी ऐड करोगे? 1,44,00,000 से लिखेंगे। क्यों? आईटीसी अवेलेबल है, सो इट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। तो परचेस के सामने लिख दीजिए 1,44,00,000। सबने लिखा परचेस के सामने 1,44,00,000। जीएसटी अब इग्नोर हो जाएगा, ये अमाउंट की हमें कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट, वेजेस के सामने लिख दीजिए 36,64,000। वेजेस के सामने 36,64,000। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अ न्यू आइटम पॉप्स अप, expenses paid for utility is nothing but direct expense. Please make a note of this. Expense paid for utility, तो अगर आपका डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर्मेट में लिखा है अलग पेन से, डायरेक्ट एक्सपेंस के सामने लिखिए ब्रैकेट में विथ अ डिफरेंट पेन, expenses paid for utility. If I want to make it more clear, can I say this is nothing but power and fuel? Expenses for utility, trading account, power and fuel. तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है 1,45,600। क्या आप सब मेरे साथ है बड़ी? आगे जाने में कोई समझदारी नहीं है, हमें स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं। धन्यवाद। मेरे को बताइए अब एक बार ओपनिंग स्टॉक कितना है? 12 लाख। परचेजेस बताइए। 44 लाख, करेक्ट। कैरेज नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक बताइए। स्क्रैप है
कम ऑन टेल मी द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, और आप भी कैलसी पे कर लीजिए। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बडी, मेरे हिसाब से 1,42,00,000, क्योंकि उसको कैलसी की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट देख के ही समझता है। डायरेक्ट वेजेस कितना है? 35 लाख। 35 लाख ही है ना? नहीं, 36 लाख 64,000। और आपका डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? 1,45,600। कम ऑन टेक अ टोटल एंड गिव मी प्राइम कॉस्ट। 1,80,00,000। आराम से बना लीजिए, आजू बाजू भी देखिए कि हमारा मित्र मैत्रिणी भी साथ में है ना, कहीं वो पीछे रह गया तो उसको धीरे से कान में बोलना है, तेरा साबू स्लो है क्या? चलो जल्दी जल्दी। 1,80,09,600। क्या हम यहां तक पहुंचे हैं? आई होप सब लोग यहां तक पहुंच गए हैं। करेक्ट। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम फैक्ट्री ओवरहेड्स उन्होंने इस बार कैसे बोल दिया? मशीन कितने आवर्स काम कर रही है? 21,600। और कितने घंटे का? 1 घंटे का 8 रुपए, तो 21,600 इंटू 8। चलिए तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के सामने ब्रैकेट में बताइए पहले। 21,600 आवर्स इंटू 8 रुपीज। कम ऑन टेल मी हाउ मच? 72,800। टेक अ टोटल, टेक अ टोटल माय फ्रेंड्स। 1 crore 1,81,82,400। आपके पास शायद ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऑलरेडी है, राइट? बोलिए। 18 lakhs। थैंक यू। क्लोजिंग स्टॉक 16,04,000। 1,83,00,000। थैंक यू। सब लोग इधर तक चेक कीजिए, सबका ऐसा ही है क्या? प्रॉमिस कोई पीछे तो नहीं रह गया ना? क्यू रैप है क्या? क्यू नहीं है, आर नहीं है, ए नहीं है, स्क्रैप नहीं है, पैकिंग नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 1,83,78,400। मेरे को यहां तक सब लोग साथ में चाहिए अभी। आखिरी की 5 मिनट मुझे सब साथ में चाहिए, पीछे कोई भी नहीं रहना चाहिए। 1,83,78,400 तक पहुंच गए हैं क्या सब लोग यहां तक? अब जिसके दिमाग लगाने का खेल अब यहां पे शुरू होने वाला है, ध्यान से देखना सब लोग। मैंने बोला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलता है? करंट ईयर में जो बनाया उसका कॉस्ट। कल से मैं ये 15-20 मिनट बार बोल चुका हूं, आज भी मैंने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब करंट ईयर में जो बनाया उसका कॉस्ट। करंट ईयर में कितना यूनिट्स बनाया? आपका नोट 1 में आपने खुद ने लिखा है, मेरे चेहरे पे थोड़ी लिखा है। नोट 1 में आपने खुद ने लिखा है ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन। कितना यूनिट्स बनाया? 1 लाख। क्या आप सब मानते हैं कि ये जो कॉस्ट है ये कितने यूनिट्स की है? 1,94,000। अब ये क्लियर हुआ? बिकॉज हम बार बार कह रहे हैं ये क्या है? करंट ईयर में जो यूनिट्स बनाया उसकी कॉस्ट। अब करंट ईयर में कितना बनाया? 1,94,000। तो क्या ये 1,94,000 की कॉस्ट है? यस और नो? अभी आप सिर्फ देखिए बोर्ड पे, आप कुछ भी मत कीजिए। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स भी मेरे को बोला गया था। कितना है ओपनिंग स्टॉक? आपका नोट 1 में लिखा हुआ है 10,000, और आपने ऑलरेडी उसकी कॉस्ट भी लिखी हुई है, राइट? कितना है ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट? 9,60,60। एक मिनट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हम क्या करते हैं? टोटल करते हैं। करो टोटल कितना हो रहा है? 1 करोड़। परफेक्ट। स्क्रीन पे देखते रहिए। कैन आई से ये कॉस्ट है करंट ईयर की, करंट ईयर में जितना बनाया उसका। ये कॉस्ट है ओपनिंग स्टॉक की। तो बडी जब मैं दिस प्लस दिस कर रहा हूं और उसको बोलता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? 2,04,000। दिस प्लस दिस इज दिस,
तो इसका मतलब ये किसकी कॉस्ट है, दिस प्लस दिस, बराबर है कि नहीं। 1,94,000 करंट ईयर का और 10,000 लास्ट ईयर का। क्या ये मुझे दोनों बेचना है, ये इसकी कॉस्ट है ये इसकी कॉस्ट है, ये दोनों का टोटल लिया तो ये किसकी कॉस्ट है, ये दोनों की है 2,04,000। तो अगर आपके पास नंबर के बाजू में जगह नहीं है तो आप कहां पर लिखेंगे, आप कहां पर लिखेंगे, अंदर की तरफ लिख सकते हैं, बट विद अ डिफरेंट पेन। कम ऑन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये 1,94,000 यूनिट्स की कॉस्ट है, ओपनिंग स्टॉक ये 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये टोटल 2,04,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। Perfect. Yes or no, everybody? Now I hope those people who have done thoda sa acha foundation, I'm not expecting much. Can I say if I club this dabba and this dabba and take a club total, जैसे 9,60,000 डिवाइड बाय 10,000 कितना होता है 96। मतलब लास्ट ईयर का एक प्रोडक्ट 96 रुपीस में बना था लास्ट ईयर, और आज 1,83,78,400 डिवाइड बाय 1,94,000 कितना हो रहा है 94 पॉइंट समथिंग समथिंग। एक मिनट थोड़ा मुझे देखिए, मतलब लास्ट ईयर के प्रोडक्ट्स 96 रुपीस में बने थे, करंट ईयर हम 94 में बनाया है, यस और नो। अब आपको क्या ऑलरेडी पता है आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है 44,000। अब आप भी समझ गए होंगे। अब 44,000 यूनिट्स आपके घर में है। अब आप एक तो ऐसा कर सकते हैं, स्क्रीन पे देखिए, इतना कॉस्ट है इतने यूनिट्स का, तो इतने यूनिट्स का कितना। एक मिनट कुछ करो मत, ये जो गाना गाया मैंने, डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स, ये मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, विच मेथड आई एम फॉलोइंग। अगर मैं ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा सुनो, मेरा भी तो, इतने यूनिट्स का इतना कॉस्ट है तो इतने यूनिट्स का कितना कॉस्ट होगा। अगर मैं ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, एक मेरे पास ये ऑप्शन है, सुनो, या तो मेरे पास ऐसा ऑप्शन है, इतने यूनिट्स का इतना कॉस्ट है तो इतने यूनिट्स का कितना। मेरे पास ये दो ही ऑप्शन है। मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोलूं 2,04,000 यूनिट्स के लिए इतना कॉस्ट है तो 44,000 के लिए कितना। अगर मैं ये करूं तो मैं कौन सी मेथड फॉलो कर रहा हूं। द करेक्ट आंसर यस इज वेटेड एवरेज मेथड, बिकॉज जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई पर पूरा ले रहे हो, लास्ट ईयर का भी जो अलग रेट पे था, करंट ईयर का भी जो अलग रेट पे था, और अगर आप ये दोनों को क्लब करके क्रॉस मल्टीप्लाई से ढूंढ रहे हो, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यू आर गोइंग फॉर अ वेटेड एवरेज मेथड। बट अगर आप ऐसा बोलो इतने यूनिट्स का इतना कॉस्ट है, मतलब 1,94,000 का इतना है तो 44 का कितना है, मैं कौन सी मेथड अज्यूम कर रहा हूं। यू हैव टू रेज योर हैंड्स, कम ऑन। मैं कौन सी मेथड अज्यूम कर रहा हूं, यहां पर मैं कौन सी मेथड अज्यूम कर रहा हूं। द फीफो इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जब मैं बोल रहा हूं कि ये 44,000 की कॉस्ट पूरी तरह से ये डब्बे से, इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ओपनिंग वाला कब का बिक चुका है, मतलब जो घर में करंट ईयर का बनाया है वही बचा हुआ है, इसका मतलब वी आर फॉलोइंग फॉर अ फीफो मेथड। इज दैट करेक्ट। नाउ क्या इधर क्वेश्चन ने बोला है विच मेथड यू हैव टू फॉलो, नहीं। Anytime ICI does not specify, always go for FIFO method. Note number 3. If the question does not state type of inventory method, if the question does not state type of inventory method, if the question does not state type of inventory method, comma, always go for FIFO method. Always go for FIFO method. So 1,83,78,400 का 1,94,000 यूनिट्स का, तो 44,000 का कितना। कैन यू हेल्प मी क्रॉस मल्टीप्लाई। Come on buddy, cross multiply ना। 41,68,000। अच्छा ठीक है ना, अब इंडिया पाकिस्तान मत करो उसके लिए,
चेक करो बट सबका यही आ रहा है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई सबको करते आता है, राइट? कम ऑन, लेस कर दो और मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दो। आज ही बताना है, हाँ। वन करोड़ 51 लाख 78,000 70 103। चेक कीजिए और सब लोग ऐसा बना लीजिए। आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर कर आ रहा है 1,51,70,103। प्लीज चेक माय फ्रेंड्स। परफेक्ट मैम। एवरीबडी, व्हाट इज योर एडमिन जनरल खर्चा? आपने ऑलरेडी लिखा है 27 लाख, बस 73,000। और सेलिंग कितना लिखा है? 6 लाख 46,000, 46 ना? एंड देयर इज नो इंटरेस्ट, करेक्ट? सो व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट? और क्या सेल दे रखा है क्वेश्चन में? इधर तक ही सॉल्व करना था। 15% ऑफ सेल बोला है। अभी कैसे करते हैं ये 15% ऑफ सेल? क्या आपको सिखाया गया है? इधर देखो, अगर सेल्स 100 है तो प्रॉफिट हमें कितना चाहिए? सेल्स पे 15 मतलब 15, तो कॉस्ट कितना रहेगा? 85। अगर ये 85 है तो 100 कितना, बता दीजिए। टू करोड़ 18,69,533। ओके, और दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट भी चाहिए तो निकाल लो। यस बडी, प्रॉफिट 32,80,430। चेक करो सबका यही आ रहा है क्या? प्रॉमिस। एक बार सब लोग स्क्रीन पे देखिए, क्या आपका भी यही आ रहा है क्या? एवरीबडी, यस और नो? वेट, आपने कितने नोट्स बना लिए? 4 नोट्स बन गए? 5 बन गए? मुझे ना एक चीज ऐसा लिखाना है, सुनिए ना इधर। क्या ऐसा लिखवा के दूं? इन केस वी हैड फॉलोड वेटेड एवरेज मेथड देन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वुड बी, और अपन ब्रैकेट में ऐसा बता देंगे, इसका इतना तो इसका कितना। तो अपनी बुक में दोनों रहेगा कि वेटेड होता तो क्या करते। तो एक नोट बना दीजिए ना प्लीज। इन केस वी हैड फॉलोड वेटेड एवरेज मेथड, इन केस we had followed weighted average method, comma, in case we had followed weighted average method, comma, then the value of closing stock, then the value of closing stock will be calculated as follows, will be calculated as follows। और ऐसा बता दो 1,93,38,400 अगर 2,04,000 यूनिट्स का है तो 44,000 यूनिट्स का कितना? कैन यू गिव मी एन आंसर? सॉरी मैम, 4227 027। एवरीबडी चेक प्लीज, 4171 आना चाहिए अगर आप वेटेड एवरेज कर रहे होते तो। अब आपके बुक्स में हमेशा से रिकॉर्ड हो गया होगा ऐसा कि अगर फीफो है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ करना है, और वेटेड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो दैट इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल।
फीफो है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना रहता है, वेटेड एवरेज मेथड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आप लिख दो तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सॉरी आई एम टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, मेरे को लेकिन कैसा है जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है ना मैं जान ही नहीं देता। तो फीफो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से करना है, और याद रखिए वेटेड एवरेज मेथड रहा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के हिसाब से करना है। नाउ इट सीम्स वेरी अप्रोप्रिएट एंड वेरी नाइस, राइट? अभी हमेशा आपके बुक में सीमेंट हो गया। अच्छा आप ऐसा बोलोगे कि व्हाट अबाउट लीफो? अच्छा तो आई टेल यू, इंटर में नाउ वी नो ना इन इंडिया लीफो इज नॉट अलाउड। तो हम जब अकाउंट स्टार्ट करेंगे विल सी इन एज 2 लीफो है ही नहीं, अभी लीफो फॉलो ही नहीं करना है किधर, तो कभी आएगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं और करना भी नहीं। ओके, sure about this everybody? That's it, thank you very much, we continue tomorrow.